तो अब जो है हम लोग देखने जा रहे हैं, देखिए अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज़। अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ के लिए हमने सारे अमीनो एसिड के नाम याद होने चाहिए, जो कि नाम हम लोग को याद है। जैसे ये देखिए मेथियोनिन, 20 अमीनो एसिड के नाम जो एलिफैटिक अमीनो एसिड्स हैं उनमें से मेथियोनिन, वैलिन, देखिए मेथियोनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, एलानिन और ल्यूसिन। ओके, ये एलिफैटिक हैं और ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं, सब के सब हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी? पहली प्रॉपर्टी मैं बहुत आसानी से आपको बता दूं कि इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ। ये देखिए, तो ये रहा, ये एक सेल। मैं सेल बायोलॉजी अब स्टार्ट करूँगा तो उसमें भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। और मान लीजिए सेल का मैं एक बना देता हूँ सेल मेम्ब्रेन। बहुत दिनों बाद सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है सेल मेम्ब्रेन। और इसमें मैंने बना दिया, ये देखिए, फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड। ये पूरा स्ट्रक्चर तो हम लोग सेल बायोलॉजी को तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सेल बायो में तो मैं आप लोगों को गाना गवा दूंगा, तो एकदम रिलैक्स रहिएगा, खूब बढ़िया से पढ़िएगा उसको। अभी देखिए ये आउटर लीफलेट हो गया और ये हो गया इनर लीफलेट सपोज, ठीक है ना। और ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हम लोग को भी पता है कि ये हाइड्रोफोबिक रीजन है, हाइड्रोफोबिक, और ये ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक रीजन है। ओके, तो अब देखिए ये जितने अमीनो एसिड हैं ना एलिफैटिक हाइड्रोफोबिक वाले, ये सब के सब आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। देख लीजिए ये सब, ये भी क्रॉस कर सकता है। इसमें से ये जो टायरोसिन है यही एक एक्सेप्शन है जो कि हाइड्रोफिलिक में आता है। ये भी क्रॉस कर जाएगा, ये भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं। और ये जो है सिस्टीन, थ्रियोनिन, ग्लूटामिन, एस्पाराजिन और सेरीन, ये सब के सब हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हैं, ये इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात कर रहे थे, सारे अमीनो एसिड के नाम हमको पता होने चाहिए। जो कि सारे अमीनो एसिड के नाम हमने आप लोग को बता दिया है पिछले 2-3 लेक्चर्स में, वो सारा आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो है, देखिए एक प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है मैं बता दूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ऑप्टिकली एक्टिव molecules are those molecules which can rotate the plane of polarized light। देखिए इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से आ गए। एक तो कीवर्ड आया है ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, फिर यहाँ पे एक कीवर्ड आया रोटेट करता है, फिर किसको रोटेट करता है? प्लेन को। किसके? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की बात किया गया यहाँ पे। पोलराइज्ड लाइट यानी लाइट को लेकर पहले पोलराइज किया जाएगा। जैसे इसमें क्या किया जाएगा इसमें क्या किया जाएगा, तो जैसे मान लीजिए कि एक ले लिया गया बल्ब। देखिए यहाँ पे हम एक बना देते हैं, यहाँ पे एक लाइट सोर्स बना देते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया वाला सिस्का का बना दें। चलिए सिस्का नहीं बन पाएगा मेरे से, ओके। सिस्का का नाम लेते ही इरफान खान की याद आ गई। चलिए ये बहुत बढ़िया बल्ब है। ये बल्ब आप लोगों को मार्केट में नहीं मिलेगा, ये बल्ब सिर्फ आप लोगों को मेरे पास ही मिलेगा। ओके, तो एलईडी नहीं, एलईडी में ऐसा नहीं होता है। ये बढ़िया पीला वाला बल्ब है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से लाइट सोर्स, अब यहाँ से हम लाइट को स्कैटर्ड कराएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लाइट स्कैटर्ड हो रही है, ठीक। और अब मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ एक पोलैरीमीटर। यहाँ से देखिएगा, ये रहा पोलैरीमीटर। मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, बढ़िया दिखाऊंगा। मैं जानता हूँ आप लोगों को आदत है एकदम डिजिटल देखने का। एचडी क्वालिटी वाला पोलैरीमीटर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। तो ये रहा, देखिए अब जो है यहाँ पे, यहाँ से लाइट रिसीव कर रहा है और यहाँ पे जो है, ठीक, यहाँ पे लगा हुआ है पोलराइज़र। ये लगा हुआ है पोलराइज़र, ठीक। अब ये क्या करेगा ना कि जो लाइट है उसको एक पोलैरिटी देगा। पोलैरिटी देगा का मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, ये रहा,
ये है पोलैरिटी लाइट को मिल गई, ठीक है। अब ये लाइट जो है इधर से पास कर रही है और यहाँ पे आपने एक रखा हुआ है यहाँ पे आपने एक रखा हुआ है जिसका नाम है पोलैरीमीटर ट्यूब, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है पोलैरीमीटर ट्यूब। मैं यहाँ पे बस ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसको। तो ये रहा पोलैरीमीटर ट्यूब, पोलैरीमीटर ट्यूब। अब ये पोलैरीमीटर ट्यूब में आपने अपना मॉलिक्यूल डाल दिया, ये देखिए जो भी मॉलिक्यूल है आपने यहाँ पे डाल दिया, ओके। अब लाइट जो है, लाइट सोर्स को यहाँ से पार कराया गया है, लाइट सोर्स आ रही है यहाँ से, ठीक है। और बाद में लाइट जब क्रॉस कर रही है तो देखा जा रहा है कि लाइट का जो प्लेन है वो चेंज हो गया है। ये देखिए लाइट का प्लेन जो है वो चेंज, पहले इस डायरेक्शन में था, अब ये चेंज हो गया। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया आँख बनाया है मैंने। ऐसा आँख आप लोग को सिर्फ यहीं दिखाई देगा और कहीं दिखाई नहीं देगा, बिलीव मी। ऐसी आँख देखनी है तो आप लोग यहीं पे आइए। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे मतलब मेरा इससे है कि ये जो प्लेन आप यहाँ पे लगा दिया गया है पोलराइज़र, जो लाइट स्कैटर्ड लाइट को एक पोलैरिटी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बोल देंगे पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और ये पोलराइज्ड लाइट, ये पोलैरिटी दी गई है। ये पोलैरीमीटर ट्यूब में आपने अपना मॉलिक्यूल डाला हुआ है जो जिसको चेक करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए अगर इस मॉलिक्यूल के वजह से ये जो लाइट की पोलैरिटी जो है चेंज हो गई ना, यानी कि अब इसको बोल देंगे ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसमें ये जो मॉलिक्यूल हैं दे आर यहाँ पे कह सकते हैं कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ये हो गए ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। यानी कि अब ऊपर देखिए क्या लिखा है, हमने लिखा क्या था कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। देखिए तो अब ये मॉलिक्यूल जो हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिए कि नहीं, रोटेट कर दिए ना, इसीलिए इसको कहा जाता है कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो अगर देखिए अब रोटेट कैसे करना है, या तो ये लेफ्ट वर्ड कर सकते हैं, नहीं तो राइट वर्ड कर सकते हैं। अगर लेफ्ट वर्ड करेंगे तो इनको बोलेंगे लियो रोटेटरी, अगर ये राइट वर्ड करते हैं तो इनको बोला जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो डी और एल फॉर्म और आर एंड एस कन्फिग्रेशन अब यहीं से आपको समझ में आएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर पोलराइज्ड लाइट, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि अगर पोलराइज्ड लाइट को अगर ये एल लियो रोटेटरी मतलब लेफ्ट वर्ड रोटेट करता है तो जो मॉलिक्यूल होता है वो एल फॉर्म होगा, एल फॉर्म वाला होगा। और अगर वो राइट साइड रोटेट करता है यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है तो वो डी फॉर्म वाला होगा, ओके। अब सुनिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड्स। अब आपके मन में आ रहा होगा सर तो गलत पढ़ा दिए, सर तो बताए नहीं कि बच्चा लोग, इसमें एक एक्सेप्शन है जो है ग्लाइसिन। तो मैं बताऊंगा, भगवान के वहाँ देर है अंधेर नहीं, वैसे भगवान नहीं हूँ मैं, इंसानी हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा कि ग्लाइसिन जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, राइट। यानी कि हर एक अमीनो एसिड, जैसे 20 अमीनो एसिड है ना, 20 में से जो 19 अमीनो एसिड हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, सिर्फ एक जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ, तो यहाँ देखिएगा कि ये जो 19 हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड एग्जाम्पल इज़ ग्लाइसिन। तो ये क्या मैं बताने जा रहा था कि क्यों ये 19 जो हैं ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो अमीनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर याद करें आप लोग, अब तो याद हो ही क्या होगा, COO- और यहाँ पे NH3+ और यहाँ पे चलिए हम ग्लाइसिन को बना देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया H और एक और अमीनो एसिड बना देते हैं COO- H और यहाँ पे NH3+ और यहाँ पे CH3। अब देखिएगा यहाँ पे
यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है एक ये रहा सी एस, यहाँ पे हो गया सी ओ माइनस, यहाँ पे हो गया, सॉरी, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हो गया हाइड्रोजन, राइट, और यहाँ पे हो गया NH3 प्लस। वही बात अगर देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए COO माइनस, और यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे हो गया NH3 प्लस। ये क्या हो गया है, यहाँ पे हमने NH3 लिख दिया है क्या, आप लोग समझ रहे होंगे, ये NH3 प्लस है। और एक और, चलिए एक और लेके चलते हैं, तो ये देखिए ये क्या हो गया CH3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 कलर दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी 4, सही है। तो देखिए यहाँ पे अगर कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे तो इसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। और अगर 4 डिफरेंट नहीं जुड़े हुए हैं तब ये कायरल कार्बन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, तब ये कायरल कार्बन नहीं होगा, यानी कि ये कायरल नहीं है, नो कायरलिटी, यहाँ लिख देते हैं नो कायरलिटी, नो कायरलिटी। और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये भी अल्फ़ा कार्बन है सी अल्फ़ा, और ये भी अल्फ़ा कार्बन है सी अल्फ़ा। तो जितने भी अमीनो एसिड हैं, देखिए ऑल 20 अमीनो एसिड, ऑल 19 अमीनो एसिड्स हैव सी अल्फ़ा प्लस कायरल कार्बन, ओके। इसीलिए ये क्या है, ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, ये हो गया क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। जिस अमीनो एसिड का कार्बन कायरल होता है, अल्फ़ा कार्बन, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये देखिए इसमें कायरलिटी नहीं होती है, ये हो गया ऑप्टिकली नो कायरल। अब इसका भी रिलेशन है, केमिस्ट्री वाले जानते होंगे अच्छे से, फिर भी हम लोग देखेंगे कि जब भी हम इसका पढ़ाएंगे आप लोगों को सर्कुलर डाइक्रोइज्म, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो नो कायरल कार्बन, यानी कि नो कायरलिटी, नो कायरलिटी। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए, यानी कि जितने भी 20 अमीनो एसिड्स में से जितने भी 19 अमीनो एसिड्स हैं, सब के सब, यहाँ पर देखता हूँ कि ऑल 19 अमीनो एसिड्स हैव सी अल्फ़ा कार्बन एंड हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये सब के सब एल फॉर्म वाले हैं, सब के सब एल फॉर्म वाले हैं, जितने भी 19 अमीनो एसिड हैं जो कि हमारी बॉडी की प्रोटीन में पाए जाते हैं। ऑल 19 अमीनो एसिड, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, विच आर फाउंड इन आवर सेल्स प्रोटीन, दे ऑल आर एल फॉर्म। वो सब के सब एल फॉर्म वाले होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। अब देखिए जो हमने पहला अमीनो एसिड का नाम लिखा हुआ है मेथियोनिन, इसको 3 लेटर में एम मेथियोनिन से डिनोट करते हैं, 1 लेटर में एम से, और पूरा नाम है इसका मेथियोनिन। और क्या खास बात है इसकी, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, PDF सेंड कर दूंगा, आप लोगों को दिख जाएगा। इसमें सल्फर तो होता है, ठीक है, लेकिन इनसाइड चेन होता है, इनसाइड चेन, राइट। और ये क्या करते हैं, ये दे कैन नॉट, लिख ले रहा हूँ मैं, कि ये प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन में हेल्प नहीं करते। और अच्छा, अगली बात देखिए, वैलिन की कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब स्मॉलर साइड चेन वाला है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताता हूँ। आइसोल्यूसिन की बात करता हूँ, आइसोल्यूसिन, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है, आप लोग जानते हैं, आई से, और ILE से लिखा जाता है इसको, ओके। यहाँ देखिए ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा मैं, राइट। 2
3 4 और जो है यहाँ से एक और ले लेता हूँ मैं, ये देखिए, ठीक। या मैं इसको अच्छा रहेगा कि मैं ऐसे डिनोट करूँ, और फिर यहाँ से मैं दिखा देता हूँ जो अभी मैं एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। ओके, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये बहुत काम देगा आप लोगों को। देखिए, ये जो है ये है अल्फ़ा कार्बन। ओके, अब इस अल्फ़ा कार्बन से देखिए एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, दूसरा ये जुड़ा हुआ है, तीसरा ये जुड़ा हुआ है, और चौथा ये पूरा जुड़ा हुआ है। देखिए, ये पूरा जुड़ा हुआ है, राइट। मैं इसको थोड़ा सा एक और स्ट्रक्चर ले लूँगा तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। ये देखिए, थोड़ा सा पेन काम करने में प्रॉब्लम कर रहा है, हो जाएगा, कर लेंगे हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। ये देखिए, तो इस कंडीशन में आप देखिए, ये अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है, और ये चौथा ग्रुप है। ओके, अब इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि इस कंडीशन में यहाँ पे 4 ग्रुप जुड़ा हुआ तो है। जैसे मैं अगर इसको हाईलाइट करता हूँ, मैं हाईलाइट करके दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, हाईलाइटर से हाईलाइट करके मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक। देखिए, यहाँ से जो है ये एक दूसरा ग्रुप हो गया, ठीक है, ये एक डिफरेंट ग्रुप हो गया। ओके, ये आई थिंक मुझे इससे ड्रॉ करना चाहिए, ये एक डिफरेंट ग्रुप हो गया, और ये देखिए ये एक पूरा डिफरेंट ग्रुप हो गया, ठीक। ये एक पूरा डिफरेंट ग्रुप हो गया, तो 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ना कि ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन। अब यहाँ पे देखिए, तो इस कंडीशन में भी फिर से आते हैं देखने के लिए। देखिए, एक तो ये हो गया, देखिए ये भी हो गया सी अल्फ़ा कार्बन। ओके, अब ये साइड चेन में सोचिए कि ये आर ग्रुप ही है ये, लेकिन ये भी तो एक कार्बन ही है ना। अब इस कार्बन से अगर कंपेयर किया जाए, देखिए अगर एक कार्बन से कंपेयर किया जाए तो इस कार्बन से एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगला देखते हैं कि अगला देखिए, एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये पूरा देखिए एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, यानी कि जब हम इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन की बात करते हैं, तो इससे भी 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। सिर्फ जब इस कार्बन की बात करते हैं, देखिए, तो इससे भी 1 2 3 और ये पूरा मिला के 4 जुड़े हुए हैं ना। ये इसको मैं, अगर मैं इसको मैं निगलेक्ट कर देता हूँ, मतलब इसको मिटा देता हूँ, तो ये पूरा एक 4 ग्रुप हो गया कि नहीं। यानी कि देखिए, ये जो अमीनो एसिड होगा इसमें इस कार्बन की वजह से, देखिए इस कार्बन की वजह से एल या डी फॉर्म मिल सकता है, और ये जो नीचे वाला कार्बन है, ये कार्बन, इसके वजह से भी एल या डी फॉर्म मिल सकता है। जो एक नॉर्मल कार्बन है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं COO माइनस, यहाँ लिख देते हैं H, और यहाँ लिख देते हैं CH3, देखिए CH3, और यहाँ पे लिख देते हैं NH3 प्लस। ओके, तो देखिए ये जो कायरल कार्बन है, सी अल्फ़ा है, कायरल कार्बन है, इसके वजह से एल एंड डी फॉर्म, कोई एल या डी फॉर्म कोई भी मिल सकता है, LR D फॉर्म मान लीजिए लिख देते हैं, कोई भी मिल सकता है, तो इसको हम बोल देते हैं स्टीरियोमर्स। ओके, अब इसी में कुछ ऐसा हो जाए, जैसे मान लीजिए मैं इसको मिटा देता हूँ, जैसे मान लीजिए अब ये कंडीशन जो है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 या CH3 एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे CH2 CH3 एक ही में है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अच्छा इसमें कार्बन हमने जोड़ दिया है, नहीं इसको हम लिख देते हैं हाइड्रोजन, ये हो गया, ये देखिए
4। अब इस कंडीशन में ये जो कार्बन है इससे भी एक डिफरेंट है, ये CH2 CH3 डिफरेंट है, ये CH3 डिफरेंट है और ये पूरा मॉलिक्यूल डिफरेंट है, राइट। तो यानी इस कार्बन की वजह से भी L और L एंड डी फॉर्म, L और डी फॉर्म मिल सकता है कि नहीं, यानी कि एक स्टीरियोमर यहाँ से भी हो गया, एक स्टीरियोमर यहाँ से भी हो गया। अब देखिए तो 2 L फॉर्म मिल गए और 2 डी फॉर्म यहाँ से मिल सकते हैं, डी फॉर्म, यानी कि C अल्फा कार्बन से स्टीरियोमर, ठीक है। और ये नीचे वाले R ग्रुप वाले कार्बन से भी हो जाएगा स्टीरियोमर, ठीक है। यानी कि कितने स्टीरियोमर हो गए, 2 ना, इसीलिए इसको कहा जाता है डाई स्टीरियोमर्स, ओके। और ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द बायोकेमिस्ट्री देयर आर ओनली 2 अमीनो एसिड्स जो कि डाई स्टीरियोमर्स होते हैं। एक होता है आइसोल्यूसिन और एक हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, एक होता है थ्रियोनिन, एक होता है थ्रियोनिन। इस बात को आप समझ जाइए, ये कायरलिटी का कंसेप्ट आप समझ जाइएगा। और डाई स्टीरियोमर्स का कंडीशन भी आप समझ गए होंगे कि ये भी डाई स्टीरियोमर्स में आता है और ये भी डाई स्टीरियोमर्स में आता है। हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का? कुछ पूछना होगा पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, 4 अमीनो एसिड हो गया, आइसोल्यूसिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5वां अमीनो एसिड लिखा हूँ मैं, प्रोलीन। प्रोलीन इसमें कहते हैं कि सेकेंडरी इम्यूनो ग्रुप होता है, इसमें इम्यूनो ग्रुप होता है जो कि साइक्लिक होता है। अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा, जो कि साइक्लिक होता है। इतना पहले याद करिए आप लोग, ये साइक्लिक होता है। क्या होगा, आर ग्रुप और एन टर्मिनल इसका मिला होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया होता है। उसका क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग देखेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला बात करते हैं हम, ठीक है। देखिए 5 6 प्रोलीन हो गया। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन की बात करेंगे तो ये सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपल है, सिंपलेस्ट है। अब इसके बाद बात करते हैं एलानिन की। ग्लाइसिन के बाद जस्ट वही आता है एलानिन, और इसके बाद से है ल्यूसीन, ठीक है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में। फिर हम बात करते हैं 9th अमीनो एसिड जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, तो ट्रिप्टोफैन को डिनोट किया है W से, ठीक है, और TRP से, और ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है। और कोई बता सकता है और क्या इंपॉर्टेंट बात होती है इसके बारे में, कौन सा ग्रुप होता है इसमें, बताइए, कोई बता सकता है? एरोमेटिक साइड चेन होती है इसमें, उसका नाम कोई बता सकता है? चलिए अभी उसका नाम भी हम लोग देख लेंगे क्या नाम होता है। फिर ऐसे ही 10वें अमीनो एसिड की बात करते हैं टायरोसिन। टायरोसिन जिसको Y से डिनोट करते हैं, TYR, वो भी एरोमेटिक है। और आगे 11th जो हो गया वो है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, ठीक है। फिनाइल एलानिन ये भी एरोमेटिक अमीनो एसिड है। सिस्टीन की बात करते हैं, 12वां अमीनो एसिड हम ले लेते हैं सिस्टीन, ठीक है। सिस्टीन की क्या खास बात होती है, सिस्टीन जो होता है, सिस्टीन जो है इसमें होता है सल्फाइड्रिल ग्रुप, सल्फाइड्रिल ग्रुप जिसका pH 8.5 हम लोग लिख चुके हैं, ये याद रखिए, स्पेशल ग्रुप्स जो पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं थ्रियोनिन तो हो गया, ग्लूटामीन। फिर ग्लूटामीन की कोई खास स्पेशल चीज़ नहीं है, हम बताएंगे आप लोगों को कि आगे इसका कहीं रोल आएगा तो हम बताएंगे आप लोगों को। और फिर ग्लूटामीन के बाद एस्पेराजीन, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग सेरीन, सेरीन हो गया। और इसके बाद से लास्ट में 5 जो बचते हैं, 5 में 16th नंबर पे हो जाता है, मान लीजिए इसको बोलते हैं लाइसिन। लाइसिन को डिनोट किया जाता है K से। और इसके पास साइड चेन में जो होता है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप, एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप, ठीक है। और इसका pH हम लोग जानते हैं 10.5 होता है। अब बात करते हैं 17th नंबर पे हिस्टीडीन, ओके। हिस्टीडीन, हिस्टीडीन की क्या खास बात होती है, कोई बता सकता है? हिस्टीडीन की क्या खास बात हो सकती है, कौन सा साइड चेन होता है? याद करिए और बताइए। हिस्टीडीन की साइड चेन का नाम याद करिए और बताइए क्या होता है। हाँ सही कहे आप लोग, इसमें होता है इमिडाजोल, इमिडाजोल रिंग होती है इसमें,
नाइट्रोजन होता है और ये 6.04। तो अब देखिए अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट है जो है वो है 18th नंबर ना, आर्जिनिन, ARG, जिसको आर से डिनोट करते हैं, और इसमें होता है गुआनिडीनोसाइड चेन, गुआनिडीनोसाइड चेन, गुआनिडीनोसाइड चेन, और इसका pH 12.5। 19th नंबर पे बात करते हैं एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, ASP, उसको डिनोट करते हैं D से, और इसमें होता है देखिए COH, ये होता है बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कहा जाता है बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। और जो 20th नंबर का है, 20th नंबर का है वो है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, जिसको कहा जाता है, जिसको ई से डिनोट किया जाता है, और ये होता है गामा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका pH होता है 4.0, 4 लिख देता हूँ यहाँ पे 4.0, और इसका pH होता है 3.9। और कुछ होगा तो हम लोग देख लेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ओके। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो कहाँ हैं, ठीक, और इनको मैं बुक से दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो कि आप लोगों के लिए समझने में आसानी देख सकते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे अमीनो एसिड के नाम, ये जो बुक है इस बुक का नाम है वर्ट एंड वर्ल्ड। सारी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इसी से बताई है। यहाँ देखिए जनरल स्ट्रक्चर जो है हमने आपको बता दिया, ये रहा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, C अल्फा कार्बन, और ये है ज्यूटेरानिक फॉर्म, जो सब मैंने आप लोगों को बताया है अभी तक, आप लोग देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, राइट। और यहाँ देखिए, ये देखिए ग्लाइसिन की बात करते हैं, तो ग्लाइसिन में देखिए GLY और G से डिनोट करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए R ग्रुप में सिर्फ हाइड्रोजन होता है, और देखिए PK1 2.3, देखिए 2.3, और PK2 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना 9.78, PKR कहीं भी नहीं दिया होगा इसमें, तो इस बात को आप समझ सकते हैं, राइट। और मैं और देखिए एलानिन में भी सेम टू सेम कंडीशन है, इसका भी 2.3 और 9.87, कोई स्पेशल नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट ये देखिए आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन में देखिए ये जो कायरल कार्बन है, ये जो कायरल कार्बन दिखाई दे रहा है, ये कायरल कार्बन, एक तो ये कायरल कार्बन हो गया कि C ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये पूरा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे देखिए इससे भी CH2 CH3 है, CH3 है और C है, और ये देखिए ये भी पूरा डिफरेंट हो गया, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी कायरल कार्बन है, राइट। मेथोनिन के में अंदर के साइड में, यहाँ देखिए यहाँ पे पाया जाता है, मेथोनिन में अंदर के साइड में ये पाया जाता है यहाँ पे सल्फर, और प्रोलीन में देखिए ये साइड चेन क्या है, साइक्लिक हो गया है, ये फिनाइलानिन और ये ट्रिप्टोफैन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और सेरीन हो गया, ये थ्रियोनिन में देखिए सेम टू सेम सेकेंडरी कायरल कार्बन, देखिए यहाँ पे सेकेंडरी कायरल कार्बन है। टायरोसिन में हो गया फिनॉल ग्रुप, देखिए 10.46, हम 10.5 लिखे थे। आर ग्रुप का pH, देखिए आर ग्रुप का pH जो है अब यहाँ से शुरू हुआ है टायरोसिन से, सिस्टीन का 8.37, सिस्टीन हो गया। यहाँ पे देखिए एंड में है तो ये H+ देने लेने का काम करता है। लाइसिन में देखिए, लाइसिन में एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप, और आर्जिनिन का गुआनिडीनोसाइड चेन, और ये इमिडाजोल रिंग, और इसका 3 बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है गामा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे। और बाकी जो चीज़ मुझे बतानी है उसमें से ये देखिए पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन तो मैं बताऊंगा, प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन का कंसेप्ट बता दिया। आगे आप लोग ये देखिए, जो मैंने बोला है ना आप लोगों को कि कलरफुल दिखाऊंगा अभी, ये देखिए लाइट सोर्स है, पोलराइज़र है, लाइट पोलराइज्ड हो गई, पोलरीमीटर ट्यूब रखा गया है। अब देखिए लाइट की पोलरिटी चेंज हो गई ना, यानी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो है वो चेंज हो गया, यानी कि इसमें जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। अब इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैंने आप लोगों को सब बता दिया है। ये देखिए डेक्ट्रोरेटरी, लियोरेटरी, ये RS कन्फिग्रेशन मुझे बताना है, तो RS कन्फिग्रेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा, R और S कन्फिग्रेशन के बारे में, फिशन कन्फिग्रेशन, ये सब बता दूंगा। तो अगर किसी को और को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में जाके। ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, PDF इसका सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।